नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस की। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इस पत्र में सभी राज्य सरकारों को उनके जिलों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को पत्र लिखा है। इस पत्र में सभी राज्य सरकारों को उनके जिलों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। केंद्र ने सभी राज्यों के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। देश 3 मई तक लॉकडाउन में है। सरकार लॉकडाउन पर अभी फैसला करेगी, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है उससे साफ है कि देश में लॉकडाउन हटाना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र के गाइडलाइन का पालन होता है, क्या नई गाइडलाइन पर इस पर चर्चा हो सकती है, क्या इसमें कुछ फेरबदल होंगे और क्या कुछ राहत जनता को 3 मई के बाद में लॉकडाउन के चलते मिल सकेगी। इन सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। देश भर में जैसे जैसे कोरोना की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए पूरा देश लगा है। सरकार के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और समाज सेवियों की टीम दिन रात कोरोना को परास्त करने में लगी हुई है। स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। सरकार लगातार गाइडलाइंस पर गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन कोरोना का कदम रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब जोन का नया पैमाना जारी किया है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर अभी भी रेड जोन में शामिल हैं। कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है, सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति के अनुसार आगे की राह तैयार की जा रही है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश में अभी भी जिले को रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांटा गया है, लेकिन अब की बार इसके पैमाने को बदल दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। वहीं नियमों के अनुसार अब अगर किसी जिले में 21 दिन से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता तो वह ग्रीन जोन में आएगा। पहले ये समय 28 दिनों का था। 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। अगर एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं। हरियाणा का गुरुग्राम, ऑरेंज और फरीदाबाद रेड जोन में है। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, सहारनपुर रेड जोन में है और गाजियाबाद, हापुड़, शामली ऑरेंज जोन में है। इन सभी जिलों में राज्यों के अनुसार समय समय पर बदलाव भी हो पाएंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि 15 अप्रैल को देश में 170 रेड जोन थे, जो 30 अप्रैल को 130 रह गए। वही देश में ऑरेंज जोन बढ़े हैं, ये 207 से 284 हो गए हैं। दरअसल जोन की संख्या और वर्गीकरण का तरीका बदला है। अब 21 दिन तक कोई केस नहीं आए तो जिला रेड से ग्रीन जोन में चला जाएगा। पहले ये अवधि 28 दिन का था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा है। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि रेड और ऑरेंज जोन में कोरोना की चेन को रोकने के लिए कंटेनमेंट एरिया के प्रभावी कदमों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जोन की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खास सतर्कता बरती जाए। जरूरी सामानों को लाने वाले वाहनों की आवाजाही
और मेडिकल इमरजेंसी के अलावा जोन में प्रवेश और निकासी पर सख्ती बरती जाए। राज्य सरकारों से ये भी कहा गया है कि वह संदिग्ध इलाकों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करे और कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द आइसोलेट करे। केंद्र सरकार लगातार गाइडलाइंस बदल रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार के हर गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन हो रहा है? ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन से पूरी तरह से कोरोना पर कंट्रोल क्या हो पाएगा? क्या कोरोना से लड़ाई ऐसे हम जीत पाएंगे? क्या लॉकडाउन में रहकर कोरोना को हम हरा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइंस पर गाइडलाइंस सामने आ रही है और मजदूरों छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेनें चालू कर दी गई हैं, तमाम सुविधाएं सहूलत लोगों को दी जा रही है इस लॉकडाउन के बीच में, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है। 3 मई के बाद आखिर क्या होगा लॉकडाउन का, क्या कुछ रियायतें दी जाएगी? बात करें जोन स्तर की तो जोन स्तर पर इलाकों को बांटा गया है, क्षेत्रों को बांटा गया है, कई शहरों को बांटा गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें रेड जो है, जिसमें सबसे अधिक खतरा है कोरोना को लेकर, वो है। उसके बाद ऑरेंज में जहां पर रेड से कम खतरा है वो, और तीसरा जो है ग्रीन जोन है वो थोड़ा नॉर्मल जोन है। लेकिन वहां भी उम्मीद ये जताई जा रही है कि अधिकतर ऑरेंज जोनों को जल्द से जल्द ग्रीन जोन में तब्दील कर लिया जाए तो एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। लेकिन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस जोन स्तर में बांटने का कितना असर कोरोना का जो है कम पड़ेगा, कोरोना से हम कितने आगे बढ़ पाएंगे, और लॉकडाउन के 3 मई के बाद में लॉकडाउन में लोगों को कितनी सहूलत मिलेगी, क्या कुछ बदलाव किए जाएंगे, कितनी राहत मिलेगी, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर विजय खेरा साहब, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मीम अफजल साहब जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से डॉक्टर हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अजय कौल जी हमारे साथ जुड़े हैं, एपीएन के एडिटर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विजय खेरा साहब आपसे, सरकार की गाइडलाइन एक बार फिर सामने आई है, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए सरकार ने ट्रेनें चलाई है, और खास बात यह है कि जोन स्तर पर, जोन के लेवल पर बांटा गया है जिलों को, इलाकों को, जो कोरोना से संक्रमित इलाके थे वहां के लोगों को। तो ऐसे में कितना असर इसका पड़ेगा, क्या कुछ गाइडलाइंस है? मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी बातें बताएं ताकि हमें ये लगे कि हाँ 3 मई के बाद में कुछ सहूलियत है, लोगों को मिल सकती है। आप अभी तक डेवलपमेंट हुए हैं जी, इतने समय में जब से कोरोना आया है जी, उसमें हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपने देश को संभाल लिया बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया है। आप देखेंगे कि 90 से अधिक देश जब इस समय पीड़ित है कोरोना से, जी, उसमें 2-4 देशों को छोड़ दें तो 80-85 देशों से बेहतर कंडीशंस में हिंदुस्तान है इस समय। जी, और इतनी बड़ी आबादी लेते हुए हिंदुस्तान की, जहाँ 125 करोड़ लोग बसते हैं, उस देश के अंदर जिस तरह का खतरा बना हुआ था, दुनिया जिस तरह देख रही थी और समझ रही थी कि हिंदुस्तान का तो जाने क्या होगा, स्वाहा होगा, इतनी बर्बादी होगी, ऐसे अंदाजा लगाए जा रहे थे, तो पूरी दुनिया चौंक गई। WHO ने भी इसकी प्रशंसा की और बहुत सारे राष्ट्र ने इसकी प्रशंसा की, और तो और हमारा उदाहरण लेकर देखकर दूसरे देशों ने अपना रास्ता इसी से खोजा। तो इससे आप समझ लीजिएगा कि इतने कम केसेस, इतनी बड़ी आबादी, और हमारा देश जो विकसित विकासशील देशों में आता है, जी, उसने इतना अच्छा काम किया है। उसमें न सरकार का खाली योगदान रहा बल्कि इसमें जो पूरी की पूरी मशीनरी है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी और अधिकारी हैं, जनता है, सब। तो आप अगर देखेंगे कि आगे की जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली कामयाबी जो हमको हासिल हुई वो इसमें हुई है कि आम जनता तक हम ये बात पहुंचाने में सफल रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमने इतने दिन में समय समय उनको जागरूक कर लिया है। अब गांव में भी एक अनपढ़ से अनपढ़ महिला भी ये जानती है कि उसको दूर से बात करनी है, वो जानती है कि हमको मास्क हटा के बात करनी है। हर आदमी ये समझ चुका है कि हमको सैनिटाइज करना है। और जबरदस्ती इतने दिनों में लोगों ने ऊधम मचाने की कोशिश की, एक गलत मैसेज संदेश देने की कोशिश की, मास्क नहीं है, सैनिटाइज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ब्लैक में बिक रही है। यानी कुछ विरोधियों ने तो जैसे ये झंडा उठाई रखा था कि हमको खराब बोलना ही है। इस दवा की शॉर्टेज हुई, किसी से पूछो, किसी भी प्रवक्ता से, उन पार्टियों से, विरोधी दलों के, एक नहीं बता पाएंगे कि हमको ये दवा नहीं मिली। उनसे ये पूछ लीजिएगा, मास्क इतनी आसान चीज थी जिसके रास्ते ऐसे थे। 95 मास्क नहीं सबको चाहिए उस क्वालिटी का,
वो तो जो सेवा में है, जो साथ में है, नर्सेज वगैरह है, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स, उनको चाहिए। एक अब मास्क 3 लेयर्स 2 लेयर्स का जो घर में बनाया जा सकता है, उसके लिए भी तमाशा खड़ा कर दिया। अब आप देखिए हर घर में छोटे बड़े आदमी सबके पास मास्क आ गया है। ठीक है। हमारे साथ मीम साहब भी जुड़े हैं। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है खैरा साहब, ठीक है। अफजल साहब, खैरा साहब बोल रहे हैं कि बेफजूल के आरोप सरकार ने, कांग्रेस ने लगाए हैं, विपक्ष ने लगाए हैं, और ऐसी राज्य सरकारों ने लगाए हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। बेफजूल के आरोप है। देखिए, पहली बात तो मैं खेरा साहब को ये कहना चाहूँगा जी कि वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें करेंगे कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, हम मशवरे ज़रूर दे रहे हैं जी। और मशवरे बाकायदा सरकार जो है उसने कुछ मशवरे माने भी हैं। हमने मशवरा दिया था कि बसें चलाई जाएं, आपको नहीं अच्छा लगा उस वक्त, आज आपको मानना पड़ा। आज मानना फिर नहीं आज पड़ा, हमारे आप लोग आपके- करेक्ट कर लीजिए, मत कीजिएगा प्लीज, सुन करेक्ट लेता कर लीजिएगा। मानना नहीं पड़ा, आज आवश्यकता थी, लोग समझ गए बसेज में कैसे चलना है, ट्रेन में कैसे चलना है, उनको एजुकेट किया पहले। इतने एजुकेट कर दिए हैं आपने, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी आप तो सारा एजुकेशन में ही लगे हुए हैं, ये सारा मीडिया, तमाम लोग, डॉक्टर्स, आप देख रहे हैं ना इस वक्त क्या है। देखिए, एक तरफ मरीजों का मसला है, ठीक। अभी आपने 3 जोन की बात कही, पहले तो जोन था ही नहीं, हॉट स्पॉट थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप कर रहे हैं, पहले से जहन में कुछ नहीं था। हमने तो आपको फरवरी में आगाह किया था, लेकिन आपने सोचा WHO की एक लेटर है, इससे काफी है, इसलिए आपने कह दिया कि कोई ऐसे परेशानी की जरूरत नहीं है, और परेशानी पूरे देश को हुई। बहरहाल इस वक्त हमारा मकसद आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है, ठीक। आपने अब 3 मई को क्या करना है ये सारा देश उसको देख रहा है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि इतना कंफ्यूजन है कि हर तरफ कंफ्यूजन बिखरा हुआ है। क्या क्या देखिए, किन किन चीजों पर कंफ्यूजन फैला हुआ किसी को पता नहीं लग रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कह रही है, डॉक्टरों की राय क्या है, WHO क्या कह रहा है, MCI की राय क्या है, इकोनॉमिस्ट अपनी बात कर रहे हैं, मजदूरों को उनको बचाने का मसला है, ठीक उनके खाने का मसला है। ठीक। मैंने इसी चैनल के एक प्रोग्राम में बहुत पहले ये बात कही थी जी कि सरकार को शुरू में ही कम से कम प्रवासी मजदूर जो हैं उनको जाने का मौका देना चाहिए था 3-4 दिन का। तो शायद इतना बड़ा जो एक आपदा आई, लोग भूखे रहे, सड़कों पर चलते रहे, शायद उसकी जरूरत ना पड़ती। लेकिन मोदी जी हमेशा फटाफट फैसला करने के आदी हैं, और वो समझते हैं कि मैं जब तक कोई धमाका ना करूं तो मोदी की तरफ से कोई बात ही नहीं हुई। वो भी उन्होंने वैसा ही किया। 22 तारीख को उन्होंने कहा था पूरा देश सेल्फ कर्फ्यू करे, सबने माना, हमने भी माना, इसलिए कि वो एक अच्छा काम था। 23 तारीख को लोग सड़कों पे निकल आए, मोदी ने 24 को ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन होगा, और अब 3 हफ्ते के लिए कर दिया उन्होंने। 3 हफ्ते के बाद उसको बढ़ा करके 19 दिन और बढ़ा दिए गए। समझा दिया लोगों को। अब देखिए, जी समझाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कॉन्फिडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। अगर आपने उनको भेजकर उनके गांव देहातों के बाद कोई इंतजाम किया होता जो इंतजाम आज आप कर रहे हैं, पहले कर लिया होता, तो अब मैं आपको बताऊं, रेलवे का आज बयान देख रहा था मैं, इंडियन एक्सप्रेस में आया है कि हमने 30 लाख लोगों को खाना खिलाया है। दिल्ली में केजरीवाल 1,70,000 लोगों को खाना खिलाने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नोएडा में 1,85,000 लोगों को खाना खिलाने की बात हो रही है। अब आप बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन सारा इस काम में लगा हुआ है, ये कोविड से लड़ रहे हैं या कोविड के आने से पहले और भरपूर तरीके से हमला करने से पहले जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं आम आदमी को, उसको सॉल्व करने में लग गए हैं आप। ये सारी शक्ति तो आपकी अस्पतालों पर लगनी चाहिए थी। ठीक है मीम साहब। सारी शक्ति आपकी जो PPE और दूसरे टेस्टिंग ठीक है मीम साहब, थी, वो ठीक है मीम साहब। हमारे था। साथ अगले मेहमान भी उनके पास चलेंगे। डॉक्टर राजेश साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से हैं। डॉक्टर राजेश जी,
सरकार की गाइडलाइन सामने आई है, एक के बाद एक गाइडलाइन सामने आ रही है, एक बार फिर गाइडलाइंस आई है। 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है। कितना सहमत हैं आप सरकार के इन गाइडलाइंस से? डॉक्टर राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी, तो डे 1 पे जारी की गाइडलाइन, अभी तक हमारा जो देश बहुत कोरोना को कंटेन करने में सफल था, लेकिन अब जो मास मूवमेंट हो रहा, जो एक बहुत बड़े पैमाने पे जो बिहार के, जो महाराष्ट्र के आएंगे, दिल्ली से आएंगे, वो लोग ये बीमारी लेकर आ रहे हैं। इस बीमारी में 80% लोगों को सिस्टम नहीं होता, पेशेंट को खुद नहीं पता तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, तो इसको ट्रांसमिट कर रहा हो, इसको जानने का जो सबसे अच्छा है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, वो RT-PCR होते हैं, वो एंटीजन जो चाइना से किट मंगाई गई, साबित हो देश का देखिए, अमेरिका का देखें, हर जगह में चलिए ठीक है डॉक्टर राजेश, तकनीक खामी के चलते आपसे जो संपर्क है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज़ हम बराबर तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आऊँगा अजय कौल जी के पास में। सर, किस तरह से देखेंगे जब एक बार फिर गाइडलाइन सरकार के सामने आ गई है और अब 3 मई को लॉकडाउन खत्म होना है, कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि हमने सुझाव दिए, हमने एजुकेट किया है, बीजेपी कह रही है कि ये हमारी नीतियाँ थी। क्या मानेंगे आप इसे? इसमें बीच में सियासत भी सामने आई थी, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन सामने आई है, कितना फायदा देश की जनता को होगा? देखिए, इसमें क्रेडिट क्लेम तो होंगे। कांग्रेस अपना बोलेगी हमने कराया, बीजेपी बोलेगी हमने किया, और कोई पार्टी हम बोलेगी कि हमने कराया। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास एक तंत्र होता है, एक मैकेनिज्म, मशीनरी होती है, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री या बाकी सारे साइंटिस्ट वगैरह सब इनपुट देते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ये 42 डेज से लगातार शटडाउन है, सारा इंडस्ट्री, सारी बिजनेस, सारा शटडाउन है, बिकॉज ये डेस्परेट स्टेप था टू सेव लाइव्स। अब इसके वजह से अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करोगे कि बिजनेस, कब तक इसको शटडाउन में रखोगे, क्योंकि इकॉनमी पे इम्पैक्ट हो रहा है साथ साथ, विच अगर ज़्यादा बढ़ता गया तो उसको इतना इम्पैक्ट, मतलब इट विल हैव अ लॉन्ग रेंज इम्पैक्ट ऑन द कंट्री। लोगों पे लोग नौकरी खो रहे हैं, या कई लोगों को पैसा नहीं है खाने के लिए, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इसको कितना आप एक्सटेंड करेंगे या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक मशीनरी बैठती है, सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इनपुट देते हैं जी। तो मेरे ख्याल से अब इतने दिन हो गए, तो नाउ गवर्नमेंट हैज़ टू ड्रॉ ए बैलेंस कि भाई अब कंटेन भी करे, रेस्ट्रिक्शंस भी रखे, और थोड़ा थोड़ा काम अलाउ भी करे। जो गाइडलाइंस आई है आज या कल भी आई थी होम मिनिस्ट्री के, हेल्थ मिनिस्ट्री के, तो ये इंडिकेट करती है कि 3rd मई को देयर विल बी काइंड ऑफ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ये मतलब ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। कई जैसे नया क्लासिफिकेशन हो गया जोन्स का, रेड जोन्स का क्या है, ऑरेंज जोन क्या है। तो ये एक इंडिकेटर है कि जैसे रेड जोन है वहाँ पे कोई मतलब लॉकडाउन रहेगा, रेस्ट्रिक्शन रहेंगी पूरी। ऑरेंज जोन में सम पार्ट काम चलेगा, वर्क चलेगा, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ सर्विसेज अलाउ करेंगे। तो ये एक इंडिकेटर है कि 3 मई के बाद क्या होगा जी। तो जैसे आज ये स्टैंडर्ड वर्कर्स का, जो माइग्रेंट वर्कर्स का वगैरह क्या है, बट मैं यहाँ पे एक्चुअली कंट्राडिक्शन देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सपोज इतने सारे आप ग्रीन जोन जो आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मतलब इन एरियाज़ में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर ये माइग्रेंट लेबरर्स वहाँ से ग्रीन जोन एरिया, मान लो अपने गांव गए या कहाँ गए, तो वहाँ पे काम भी करेंगे ना। अब उनको अब ये मौका मिल रहा है उनको काम करने का, पर उसी टाइम पे उनको विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से, या अलाउ कर रहे हैं कि घर जाने के लिए। जी। तो ये मेरे ख्याल से एक कंट्राडिक्शन है कि जबकि अब काम करने का टाइम आ गया वो घर जाएंगे, जी, जब काम करने का टाइम नहीं था तो वहाँ पे बैठे थे। जी। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लीडर ज़्यादा उसको मे बी गवर्नमेंट इसमें सरकार को सोचना चाहिए था कि आखिर जब ये लॉकडाउन थोड़ी राहत देने की बात हो रही है,
थोड़े कामकाज जो है फैक्ट्रियां हैं वो खुलेंगी और जो उद्योग हैं वो खुलेंगे, तो ऐसे में मजदूरों का पलायन जो है वो सरकार करा रही है, उन्हें घर पहुंचा रही है। तो ऐसे में फैक्ट्री में आखिर काम कैसे होगा, लेबर कैसे वहां पर मुहैया कराएंगे? सवाल उठता है सरकार पर। विजय खेरा साहब, आपके पास आऊंगा एक बार फिर कि जिस तरह से आपने फैसला किया है कि अब मजदूरों को घर पहुंचाया जाएगा, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की आपने बात कही है, और कहीं ना कहीं जो जोन स्तर की बात करें अगर हम, तो वहां पर कुछ उद्योगों को खोलने की आपने बात कही कि ग्रीन जोन में कुछ उद्योग खोल दिए जाएंगे, फैक्ट्रियां खोल दी जाएंगी, कुछ दुकानें खुलेंगी। तो ऐसे में जो लेबर यहाँ पर फंसे हुए थे वो तो अपने घर पहुंच रहे हैं, वहां पर काम कौन करेगा फिर ऐसे फैक्ट्रियों में, ऐसे उद्योगों में? खेरा साहब जी मेरा आपसे सवाल है कि सरकार की गाइडलाइन ये आई है कि अब मजदूरों को, छात्रों को पहुंचाने के लिए सरकार काम करेगी, ठीक है, और उनको ट्रेन के जरिए घर पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में कैसे जानेंगे कि आखिर जब मजदूरों को घर पहुंचा दिया जाएगा आपके द्वारा, तो फिर उद्योगों में काम कौन करेगा? इंडस्ट्री आप खोलने की बात कर रहे हैं, 3 मई के बाद में कुछ राहत देने की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे वहां पर काम चलेगा? आप मुझे 2-4 मिनट दीजिएगा, मैं एक एक करके गलतफहमियां दूर कर दें लोगों की, जो समझ में नहीं आ रहा है। लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये कहें मजदूरों के जाने की बात, तो हम इनको बताएं 5 लाख से अधिक लोग तो खाली उत्तर प्रदेश में दिल्ली से चले गए थे, जा चुके हैं पहले ही जी। ये बोल क्या रहे हैं, समझ नहीं आया। ये तो उद्योगों की बात है। अब जो फंस गए हैं ऐसे इलाकों में फंस गए हैं जहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, यानी टिपिकल रेड जोन जो 1 से 30 जिले हैं उनमें कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिल्कुल इससे भी ज्यादा और स्ट्रिक्ट हो जाएंगी वो जगह जिसके अंदर विशेष तौर पे बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जहाँ पर मैक्सिमम प्रवासी हैं करोड़ों में, यहाँ पर कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बस समझ लीजिए, जो टिपिकल रेड जोन है यहाँ और भी स्ट्रिक्ट होंगे। ये ऐसे 130 जिले हैं और 300 जिले जो ग्रीन जोन है, बिल्कुल क्लियर कट, उनमें पूरी एक्टिविटीज करीब लगभग सिवाय इसके कि जो मेन गाइडलाइंस है वो मानी जाएंगी, उन पर चलना होगा। बाकी वहाँ पर काफी पूरी छूट रहेगी करीब, लेकिन ये तीनों गाइडलाइंस जो बताया था, मास्क वगैरह, वो सब चलेगा। और बाकी की जो 300 जिले ऑरेंज जोन में, उन्हें कुछ ढील दी जाएगी। उसके लिए भी मनरेगा द्वारा गांव में तेजी से चालू हो रहा है। नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य चालू हो रहा है, जहाँ पर लाखों मजदूरों को तुरंत काम मिल जाने वाला है। इस समय अभी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अभी इस सीजन में 86 लाख से ज्यादा क्विंटल गेहूँ खरीदा जा चुका है। लोगों को पता ही नहीं है और वो बोल रहे हैं लोग। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, जो उनके बारे में बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे। अब हमारे लिए दूसरी बात यह है, अगर अब न जाने, उस समय एकदम से अगर जाने देते प्रवासियों को, तो क्या होना था? अफरा तफरी होती, लोग मरते, गिरते, कुचलते, सब भागते और हजारों लाखों केसेस कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। मैं इससे अच्छा तो कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था जो अब हुआ। दूसरा, ये खाली पॉलिटिकल एक सोच होती है, नेतृत्व होता है। मोदी जी की एक खासियत है कि वो निर्णय लेने से पहले वो हर एक से कंसल्ट करते हैं। उन्होंने हर तरह के विशेषज्ञों को बुलाया, डिजास्टर के जितने एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान भर में, उन सबसे उन्होंने चर्चा की, टॉप डॉक्टरों से बात की, ICMR की चर्चा की उन्होंने, विशेषज्ञों से चर्चा की। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सरकार की गाइडलाइंस जो आई है सामने, इनसे आप कितना सहमत है? सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनसे आप कितना सहमत है? छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा आपकी, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। जी डॉक्टर राजेश जी, मैं जानना ये राहुल जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी। देखिए, ये सरकार का दूसरा बड़ा गलत फैसला होगा। पहला गलत फैसला ये था जो उन्होंने लॉकडाउन देरी से लागू किया और एयर ट्रेवल को आने दिया, और ये जो दूसरा फैसला है जिसमें वो मजदूरों को वापस आने दे रहे हैं। अब क्योंकि ये इन्फेक्शन भारत में फैल चुका है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैला है, और जैसे दिल्ली से मजदूर आ रहे हैं, मुंबई से मजदूर आ रहे हैं। हमने अभी पिछले कुछ दिनों के जो आंकड़े हैं, जो मजदूर जो नए आए हैं, उनमें जो इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ा है, और ऐसे नए मामले सामने आ रहे हैं कि बाहर से जो मजदूर आए हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक सेल्फ गोल साबित होने वाला है, और अभी तक जिस बीमारी को हम कंटेन कर पाए थे, अब वो और तेजी से बढ़ने वाली है। यानी सरकार ने गलती कर दी? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती करी, और हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो, जो अब इसके पहले साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जो मजदूर हैं जो वापस आ रहे हैं,
इनको वापस यहाँ पे क्या काम मिलेगा? आपको चाहिए था कि जैसे मनरेगा एक गांव के लिए योजना है, वैसे आप एक अर्बन सेक्टर में जो मजदूर हैं, जो मजदूर वहां से वापस आना चाह रहे थे, उनके लिए कोई काम की योजना लाते, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते, या तो आप उनको लॉकडाउन होने से पहले आने देते। वो आपने करने नहीं दिया। अब जब लॉकडाउन हो चुका था, जो हमको उसके अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो चुके थे, अब आपने उसको फिर से वाइंड अप करके सबको वापस आने दिया है। अब मुझे लगता है इससे मजदूर जो मरीजें हैं, मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी, इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ेगा। चलिए, यानी अब सरकार की कहीं ना कहीं इसमें खामी आप बता रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन जो है देरी से लागू किया और पहले से लागू कर देना चाहिए था। मजदूरों के पलायन को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं। अगर आपने लागू किया था तो आपको एक समय देना चाहिए था। ठीक है, शुरू में समय दे देते, मजदूर वापस आ सकते थे। ठीक है, यानी मजदूरों को आने का वक्त नहीं दिया गया, उनके लिए जो सुविधाएं थी वो उन्हें नहीं दी गई है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, गाइडलाइंस लागू कर दी गई है, जारी कर दी गई है। उन सब के बीच में क्या 3 मई के बाद में जिस तरह से अभी खबर ये भी आ रही है कि सरकार ने, MHA ने लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है। सरकार ने इसकी पुष्टि की है, ऐसी गाइडलाइन सामने आई, सूचना ऐसी सामने आई है। क्या मानेंगे, अब 17 मई तक एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने साबित होगा, क्योंकि लोगों को घर भी पहुंचाना है, मजदूरों को घर पहुंचाना है, छात्रों को घर पहुंचाना है, पर्यटकों का भी सवाल है। और इन सब के बीच में जब 17 मई तक लॉकडाउन आगे बढ़ गया है तो एक लंबा पीरियड जो है लोग जो है घरों के अंदर कैद हैं, उन्हें कैसे संभालेंगे, कैसे उन सब तक सुविधाएं पहुंचाएंगे आप? पहले तो एक आध लाइन इनका जवाब दे दूं था। अभी ये कह रहे थे कि साहब लोगों को खाना नहीं मिला, कुछ भी, मतलब जो मतलब क्रिटिसाइज करना, एक बात सीख ली है इन लोगों ने। अरे 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को खाली उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से खाना मिला है, सारा सामान मिला है। कुछ भी बोलते जा रहे हैं कि आप भूखो नहीं मिल रहा तो फलाना नहीं मिल रहा, दवाई हमारे आपसे करें, तो छोड़ दीजिए ना। कभी तो प्रशंसा करना सीखें, कभी तो सीखें कि क्या हो रहा है देश में, कभी तो कहो कि हिंदुस्तान ने क्या चीज खड़ी करके दिखा दी। इतने बड़े कोरोना से यहाँ से पूरी पृथ्वी हिल गई है, हर देश रो रहा है, और हिंदुस्तान ने इतना कर दिया कि इतने, मतलब हमें बुरा जरूर है, लोग मरे भी हैं, लोग बीमार भी हुए, तकलीफ में भी है, संख्या भी बढ़ी है। ठीक है, उस हिसाब से सोचिए ना। ठीक है, हमारे साथ विजय खेरा साहब लगातार बने हुए हैं। खेरा साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि क्या आपकी नीतियां होंगी लॉकडाउन 3.0 को लेकर? क्या कुछ रियायतें आप दे सकते हैं ग्रीन जोन में? ग्रीन जोन में तो जैसे आपने कहा, मैंने कहा था अभी कि ग्रीन जोन में लगभग मेरे ख्याल से 300 जिले के करीब होंगे। और उतने जिलों में चूंकि वो ग्रीन जोन इसलिए दिया गया है कि वहाँ पर कोई संक्रमक है ही नहीं। तो जहाँ संक्रमक नहीं है वहाँ तो खाली हमको उसको गतिविधि रोकना है, कोई नया केस न आने पाए, कोई अंदर जाने न पाए। तो उसके लिए अधिकारियों के लिए और प्रदेश शासन के लिए स्ट्रिक्ट आदेश दिए गए हैं कि उनकी आवाजाही वहाँ बिल्कुल न होने पाए, और जो भी आएंगे उनका स्टैंडर्ड, जैसे टेम्परेचर चेकिंग वगैरह है, थर्मल है, दुनिया भर की बातें हैं, उसके बाद क्वारंटाइन रख के तभी उन्हें अंदर आने देंगे। तो वहाँ की एक्टिविटीज से 300 जिलों में ये सुविधा देना है और दे रहे हैं। ठीक है, मीम साहब भी हमारे साथ बने हुए। मीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार का ये बड़ा फैसला है, लॉकडाउन 3.0 3 मई के बाद शुरू होगा, 17 मई को समाप्त होगा, कितना सही कितना गलत? देखिए, जो मैं बात कह रहा था कि ये कंफ्यूजन जो फैला हुआ है जी, उसकी जिंदा मिसाल सिर्फ आपको है। अभी आपके चंद मिनट पहले तक जी हम सरकार के उन प्रोग्रामों पर डिस्कशन कर रहे थे जी, जो अब लागू होने वाला है और कहीं कहीं लागू होना शुरू हो गया था। उसमें ग्रीन जोन और रेड जोन और ऑरेंज जोन ये सब भी डिस्कशन पर आ रहे थे जी। प्रवासी मजदूरों को जाने की भी बात हो रही थी, बल्कि जाना शुरू भी हो गया। अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिया। उन्होंने भी कहा कि बस हम रेल सेवा भी शुरू कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहा उन्होंने कि अपोजिशन हमको क्रिटिसाइज कर रहा था कि हम बसें नहीं शुरू कर रहे थे, हमने बस शुरू कर दी। ठीक है, तो अब कहना शुरू कर दिया कि रेल क्यों नहीं शुरू कर रहे, हमने वो भी शुरू कर दी। अब बताइए क्या कहना है? अब आप बताइए मैं इस वक्त क्या कहूं? मैं आपसे ये सरकार किस वक्त क्या फैसला करेगी इसका अंदाजा इसी वक्त लगा लीजिए आप कि आप अभी बातचीत भी नहीं शुरू कर रहे हैं, आपने दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। ग्रीन जोन में रेल चलेगी। एक मध्य प्रदेश से बस चल करके इलाहाबाद आ गई। मुझे नहीं मालूम किसने परमिशन दी, सेंटर ने दी, उत्तर प्रदेश ने दी, मध्य प्रदेश ने दी, कैसे हुआ, और वो लोग आ गए। इस तरह से और लोग भी शायद आ रहे हैं, बसेस भी चल पड़ी हैं।
कुछ बसों के अंदर आपने खुद देखा कि लोगों को बिठाया जा रहा था। ये कल से प्रक्रिया शुरू हो गई थी, कल और परसों शाम से। और आज आप कह रहे हैं कि साहब अब तो सब खत्म, अब आप 15 दिन और कैद रहिए, और इसमें ग्रीन जोन भी शामिल है, और इसके अंदर ऑरेंज जोन भी शामिल है, और इसके अंदर रेड जोन भी शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार अपने आप में कोई फैसला लेने के लिए अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही। अब तो कंफ्यूजन है, कुछ तो फैक्ट बोलो, कुछ सरकार है। बोलिए साहब। विजय खेरा साहब, हमें शायद नीम साहब बोल रहे कंफ्यूजन सरकार है। जरूरत थी, कंफ्यूजन इनको है, मजबूर कर दिया है। कंफ्यूजन जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं, इनको क्लियर ही नहीं, इनका दिमाग पक्की नहीं हो पा रहा है। साहब 15 दिन अरे और आप पड़ेगा। तो कह रहे हैं तैयारियों के साथ बसों में लोग जाएंगे, जा रहे हैं, एक एक करके उसकी तैयारियां की जा रही, रेल भी चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगी? ये थोड़ी कह रहे आज रात से चलेंगी, उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ रेलें भी जाएंगी। खेरा साहब, प्रयास कैसे किए जा रहे हैं जब आपने मना कर दिया? खेरा साहब इनको बोलने दीजिए पहले। कह दिया कि 17 तक रहेगा और सारे जोन्स में रहेगा, आप कोई भी एक्शन कैसे ले सकते हैं? आप कैसे लोगों को भेज सकते हैं? कैसा तरीका है आपका? नहीं मीम साहब, आई थिंक मीम साहब अभी शायद गाइडलाइंस क्लियर नहीं हुई है, अभी तक अनाउंसमेंट हो गया है कि अनाउंसमेंट होना अपने आप में। अभी साहब इनको एक बता दीजिए, 17 हालातों में मेरे ख्याल से और कटिंग अक्रॉस जोन्स रहेगा, इनको बता दीजिए, अपने आप में अकेले क्लियर हो गया। उसको 30,000 लोग गए थे स्टूडेंट, ये जो आई थिंक मीम साहब, इनको कुछ तो बोला, आप जरा तो सामने बोलिए ना। मुझे जो लगता है कि लॉकडाउन रहेगा विद जो ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो पहले अनाउंस हो चुकी है, तो अब तो हालात बेहतर हैं। देखिए लॉकडाउन अगर होगा जी, जैसे और जैसे आपने कहा कि जो आपने खबर दी है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपकी खबर पर मान करके उसको सही मान करके, अगर हेड होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि लॉकडाउन जो है वो 15 दिन और चलेगा या 14 दिन और चलेगा, 17 तारीख तक रहेगा जी, तो आपके ही अभी जो एंकर है वो कह रहे थे जी कि वो तीनों जोन्स में रहेगा जी अगर वो 3 जोन में रहेगा जी। और अभी यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे, अजय जी नहीं बल्कि राजेश जी, डॉक्टर राजेश जी, जी। तो राजेश जी बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि जब वक्त नहीं था तब तो खोला नहीं, ठीक, और अब आप जो है आप खोल रहे हैं तो उसका वक्त गलत है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब की बात सुन ली सरकार ने और हाथ की हाथ मान ली, मुझे लग रहा है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब जी राहुल जी, देखिए लॉकडाउन कोई इलाज नहीं होता है, विशेषज्ञ जो हिंदुस्तान ये महामारी है जिससे हमें साइंटिफिक तरीके खेरा से साहब, मैं तो राजेश जी आपसे कुछ बोल रहे एग्री करता हूँ, हैं, राजेश जी को बोलने दीजिए। लेकिन इस बात से एग्री नहीं राजेश जी करता बोलिए, कि आज भी डॉक्टर नहीं राजेश बोलना बोलिए। चाहिए। बहुत एहतियात के देखिए साथ मैं ये बोलना कहना चाहिए, चाहता हूँ बहुत जो एहतियात हमारे के साथ लोगों सत्ता को पक्ष शिफ्ट है, जो करना विपक्ष है, चाहिए। उन दोनों से कि देखिए बहुत बड़ी महामारी है, वैश्विक महामारी है। आपने अमेरिका का हाल देखा है, आपने इटली का हाल देखा है, आप बाकी सारे देशों का हाल देख रहे हैं। देखिए ये महामारी है, इससे साइंटिफिक तरीके से लड़िए, वैज्ञानिक तरीके से लड़िए। इससे एक जैसे आपस में जैसे बोलते हैं राजनीतिक तरीके से आपसे नहीं लड़ सकते। ये इस बीमारी में आपको वैज्ञानिक तरीके से लड़ना चाहिए था। आपको साइंटिफिक जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है इसका। लॉकडाउन आपको एक समय देता है जिस समय में आप अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते थे, आप अपना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हॉस्पिटल का, जो बेड्स हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, उनको बढ़ा सकते तो थे। मैंने तो यही बात आप मुझे कही, बताइए डॉक्टर हम कितने टेस्ट कर रहे हैं मैं अभी? तो यही बात कह सिर्फ रहा हम था, लॉकडाउन तो हमारी पार्टी ने कहा है, लॉकडाउन पूरे- पर इलाज नहीं है। पूरे विश्व में सबसे कम टेस्ट इंडिया में हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बीमारी अभी तक क्यों हम लोग बहुत अच्छी तरह से अपने आंकड़ों को बचा पाए हैं? वो इसलिए कि हमारे यहाँ टेस्टिंग कम हो रही है। 80% जो हमारे यहाँ मरीज हैं वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, उन्हें पता ही नहीं है और वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। आप कितने दिनों तक लॉकडाउन करके बैठे रहेंगे? जनता भूखों मरने लगेगी। आपको चाहिए था, आपको जो 20-25 दिन का लॉकडाउन करना चाहिए था वो करते। उसके बाद जो लोग काम कर सकते थे, जो यंग एज के हैं, जिनमें इस बीमारी से जान जाने की संभावना कम है, आप उनको काम पे लाने देते। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग था, जो मास्क पहनना था, उसको काम करने देते। अपनी जो जिससे आप टेस्टिंग बोलते हैं, RT-PCR, इसको बढ़ाते। अभी तक तो हम लोग सबसे कम टेस्टिंग कर रहे हैं। आप ऐसे ही कितने दिन तक इस पूरे देश को लॉकडाउन में रखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि 2 हफ्ते यही तक ये जो पार्टी लॉकडाउन बढ़ा है, अगर यही बात इससे कोई बहुत कांग्रेस ज्यादा पार्टी फायदा बराबर होने बोल वाला है। रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी तकलीफ होती है। जवाब देंगे ना खेरा साहब? खेरा साहब जवाब दीजिए। सवाल क्यों हम इसका क्या बोल रहे हम इस हैं बात को क्यों भारतीय उठा जनता रहे हैं? पार्टी क्या बोला?
आरोप लग रहे हैं बीजेपी डॉक्टर को साहब। एतराज होता है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं अपनी बात फिर से कहना चाहता हूँ, जो मैं experts कह रहा हैं, जरा हूँ ये जो उनसे भी बात लॉकडाउन कर है लीजिए। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से अनसाइंटिफिक वे में लगाया गया है और इसको फिर से अनसाइंटिफिक वे में एक्सटेंड कर दिया गया है। मेरा कहने अरे का आप मतलब ये है, आप अनसाइंटिफिक वे कह रहे हो। लॉकडाउन बढ़ाया गया है, पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री चाहते थे इसको, खाली आप पे नहीं चाहने से रुक जाएगा क्या? आवश्यकता भी थी, देश की है, जरूरत भी थी, लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक भी था। कुएं के लॉकडाउन करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी नजर उठाइए और नजर खाने उठाने की दुनिया दिक्कत आएगी। से खैरा साहब, देखिए। खैरा साहब, राजेश जी को बोलने भाई, दीजिए, ये- एक एक करके बोले आप। सरकार हर बात का ध्यान रख रही है, लोगों को घर भेजने का भी ध्यान रख रही है, उनको खाना भी मुहैया करा रही है, उनको हर तरह की सुविधाएं दे रही है, चिकित्सा की सुविधाएं दे रही है। इन सबके बावजूद, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इतने अच्छे ढंग से इसको निपटाया जा रहा है। प्रशंसा छोड़ दीजिए, आप कम से कम न्यूट्रली तो बात कर लीजिए। आप जरा खेरा compare तो करो। खेरा साहब, खेरा साहब, सरकार का ये काम होता है। बेहतर समझता हूँ। खेरा और सही साहब, तरीके से बता रहा हूँ खेरा साब, और मैं सही सरकार तरीके का से काम scientific यही बात होता कर रहा हूँ। है, और जो to मैं take कह care रहा of their हूँ, people। वो पूरे एपिडेमोलॉजिस्ट कोई ऐसा नहीं कर रही है सरकार। एपिडेमोलॉजिस्ट होते हैं और जो रिसर्चर्स होते हैं वो भी ये कह रहे हैं टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन ये की फैक्टर होता है। लोगों के यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, आपको क्रिटिसाइज करना है। आप जरा विश्व पटल पर देख के सोचो, स्पेन और यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका और रूस से कंपेयर करो अपने आप को, फिर देखो हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने क्या करके दिखा दिया। ये नहीं कहता मैं इस अकेले मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 31-32वें नंबर पर था, 15 बार आ गया है। बार बार मोदी जी पे क्यों पहुंच जाते हैं? मैं साइंस की बात करता हूँ। मोदी जी आप मोदी जी की एक- बात एक एक करते करके हैं। बोले। मीम साहब कुछ बोल रहे हैं, मीम साहब को बोलने दीजिए। खैरा साहब, एक एक करके अब मीम साहब कुछ बोल रहे हैं, मीम साहब और बोले। आप तारीफों के डोंगरे बसा आप रहे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में क्यों पड़े हो? इसमें लड़ने की बात करो कोरोना से, क्या अच्छा हो रहा है उसका बोलो। 24 घंटे आपको एक काम की बसें नहीं मिली, वो एक आदमी को भूखा नहीं मिला, ये सब घर बैठ के आप कहानियां बनाते रहते हो और बोलते बस रहते हो। यही कांग्रेस बातें कर रहे हैं आप। कांग्रेस आवाम एजुकेट कर रही है ना सर आपको। तो आवाम ने आंकड़ों अपनी पे हैसियत बात को करिए, खो रहे हैं हिंदुस्तान आप। में खेरा क्या साहब, हो रहा है। आप उन लोगों मरीजों को पे मजाक बात बनाने करिए। की कोशिश कर रहे हैं, अब वो हमारे परेशान पास है। वो किट नहीं है जी, हमारे आप पास मजाक जांच उड़ा नहीं रहे हुई हैं। लोगों की। अगर उनकी आवाज हम उठाते हैं तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। है सवा करोड़ जनता में, सत्ता के नशे में चूर हैं। सच में बात करते नहीं आप मुझे लोग। मेरी बात कहने एक का एक मौका करके, दीजिए। एक एक करके। मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए जी। साहब। मैं अपनी बात फिर से कहना चाहता हूँ। हाँ, आपको राजेश पता है इस देश में हर दिन 1500 लोग टीबी की बीमारी से मरते हैं। ठीक। 1500 लोग, 1500। आज तक कभी आपने टीबी की बीमारी के लिए लॉकडाउन सुना है? कभी नहीं सुना होगा। बीमारी से लड़ने का तरीका साइंटिफिक होता है साहब। आप बोल के आना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टीवी पर हैं आप, जरा पढ़ के आइएगा। टीबी की बीमारी ऐसे नहीं फैलती, यहाँ से वहाँ पहुंच गई, हाथ लगाने से चली गई। अरे हुजूर, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही आंकड़े कह रहा हूँ और अगर आप चाहते हो तो आपको पूरा आर्टिकल दे सकता हूँ। बीमारी से क्या मैं लेना कोई देना भी इस बात बात का? साइंटिफिक वे पे नहीं बोलता हूँ। आप टीवी मुझे हाथ लगने से हो जाती है क्या? टीवी 1 मीटर से दूर से हो जाती है आप क्या? मुझसे साइंस की बातें करिए और टीवी जो मैं कह रहा हूँ प्लास्टिक पे चलती है क्या? बात सुनिए। टीवी चकीलों पे चलती है क्या? साइंटिफिक होता है कि एक बीमारी से बचाने के लिए ठीक है। बाकी बीमारी के जो मरीज है उनको आप खैरा मारना साहब। शुरू कर दें। आपको पता है कैंसर से कितने लोग पर डे मर रहे हैं इस देश में? आपने पूरा लॉकडाउन करके रखा है, मरीज अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, बेचारे अपने घरों में मरे जा रहे हैं। उनको आपने कभी काउंट किया कोरोना रिलेटेड डेथ में? और आप बात करते हैं। बताइए, आपका खैरा साहब, विचारों को गुम हो रहा है। बताइए। आपको इसकी चिंता नहीं है? लाशें गिनते नहीं बनती आपको। आप बोल क्या रहे हैं साहब? लाशें नहीं गिन पाते आप। आप मुझे ये बताइए कि खाली एक कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज की एक एक जरूरत है, बाकी जो मरीज है जो अन्य बीमारियों में ग्रसित है उनके इलाज का क्या हो रहा है? मीम साहब कुछ बोल रहे हैं, मीम साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मीम साहब को बोलने दीजिए। जी बोले। देखिए विजय साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं, मैं समझता हूं आवाम में अपनी साख को खुद खत्म कर रहे हैं। आपको बजाय संजीदगी इख्तियार करने के, आपका जोर इस बात पर जरूर ज्यादा है कि कांग्रेस क्या बोली, कांग्रेस ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया और हमारे खिलाफ क्या बात कर रहे हैं। हम आपके खिलाफ नहीं है, बार बार हम पार्टी के प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं कोरोना की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। लेकिन अच्छा, आपकी गलतियों मीम के साहब, साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। मीम साहब मेरा आपसे एक सवाल है। मीम साहब आपने मेरे, होने वाले नहीं हैं। मीम साहब मेरा आपसे सवाल है। मीम अफजल साहब मेरा आपसे सवाल है। मीम साहब मेरा आपसे एक सवाल है। खैरा साहब एक मिनट, मीम साहब से सवाल लूंगा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि
कांग्रेस बीजेपी को यानी सरकार को सुझाव दे रही है या एजुकेट कर रही है? दोनों काम कर रहे हैं हम। अच्छा, हम सुझाव दे रहे हैं लगातार। योग्य है। सोनिया जी ने शुरू जब से एक चिट्ठी लिख करके कुछ मशवरे दिए, जी सरकार बजा रहे, ठिकाना हो रहा, दिया जला रहे, और हम 24 देख रहे घंटे हैं तो उसका खाना नुकसान नहीं है, मिल तो रहा हमें देखना तो लोगों को। पड़ेगा। लोग मतलब जो ऐसा जनता माहौल फैलाया। खैरा साहब एक एक करके बोलने उन्होंने दीजिए यही ना, सब बातें उठाई। ऐसे में चर्चा करने का कोई मतलब है? के तहत इकदाम उठाए। खैरा साहब मीम साहब को बोलने दीजिए, फिर आपकी चांस आएगी। कि कंफ्यूजन इतना फैलेगा कि आपका सारा प्रोग्राम ठप हो जाएगा। एक आवाज निकली और होम कांग्रेस मिनिस्टर पार्टी ने की। शायद खैरा साहब मैं आपके पास आऊंगा, मीम साहब को बोलने दीजिए। जी शायद उसका संज्ञान लिया होगा और एहसास किया होगा कि कोई गलती ना हो जाए। देखिए गलती तो आप शुरू में मैं शुरू से कहता हुआ आया हूं कि भाई अभी ये वक्त नहीं है जी, अभी 2 महीने बाद जब ये महामारी या तो बहुत बढ़ जाएगी जी या खत्म होने की कगार पर होगी, उस वक्त आपसे बात होगी। आज उस मीम वक्त हम आपकी सारी गलतियों को भी गिनवाएंगे। मीम साहब लेकिन अगर आज यहाँ का आज डॉक्टर राजेश बैठे हुए हैं, मीम साहब तो आज का कांग्रेस पार्टी के तो आदमी मुझे नहीं मालूम हो रहा है। मीम साहब आज का जो डिसीजन है वो कैसे देखते हैं आप? कह रहे हैं बढ़ जाएगी तब गिनवाएंगे हम कमियों को। देखिए मैं इस देखिए जरा डिसीजन सोच के देखो जरा, को सिर्फ अब्दुल साहब सरकार के क्या कंफ्यूजन बोल पर रहे हैं आप? उसका बहुत बढ़ जाएगी। खैरा साहब बोलने दीजिए ना मीम साहब, ऐसे में थोड़ी जवाब समझ में आए। खुद नहीं पता है कि क्या करना है। भले हम गलती पर हो तो भी दुआएं दीजिए देश को, प्रार्थना कीजिए ना बढ़े। आप तो और उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ जाएगी। क्या क्या आप क्या मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कैसे नेता हैं आपको सब चलिए, बोल रहे हैं राजेश कि 2 महीने बढ़ जाएगी और बढ़ेगी जाहिर तो है हम अगर ये तो देखेंगे। हमारी इनका इंतजार कर रहे हैं। तो वक्त की कमी है, आप कम शब्दों में प्रतिक्रिया दें अपनी अपनी। मैं वक्त की कमी है, प्लीज वक्त की कमी है। तो कौन डॉक्टर राजेश प्रक्रिया बोले अपनी, क्या प्रतिक्रिया बताएं? जी मैं अपने जो बीजेपी के साथी हैं, जी। डॉक्टर हैं, जी। उनसे विनम्रता से उनको रामचरितमानस की और चौपाई सुनाना चाहता हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, MBBS MS MCH हूँ। जी सचिव वैद गुरु तीन जो प्री भोले भय आस रात धर्म तंतीन कर होई बेगी नाश। मतलब अगर आपके सचिव, आपके गुरु और वैद्य, मैं वैद्य हूँ, मैं साइंस का आदमी हूँ, मुझे झूठ बोलना शोभा नहीं देता और मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। और सच यही है, आप सिर्फ कोरोना के बारे में क्यों सोच रहे हैं? जो बाकी मरीज हैं, जो जिनको स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, उनको आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया है? एक लॉकडाउन 20-25 दिन का बहुत था, उसके बाद आपको फेस जनरल में लॉकडाउन खत्म करना चाहिए था, अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपने खुद क्रिएट किया है, मजदूरों को एक जगह रोक के फिर बाद में अचानक से छोड़ के, उसको आपको पहले से सोच के रखना चाहिए था। खैर मैं अब उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके हिसाब से साहब आप एक काम करिए, अपनी टेस्टिंग को कम से कम 10 गुना बढ़ाइए। इस देश में कम से कम 10 लाख टेस्ट पर डे होने चाहिए। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, खासकर उत्तर प्रदेश की देखें तो 24 करोड़ अकेले एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो यूरोप के कई देशों के बराबर है। अगर उत्तर प्रदेश को आजाद कर दिया है तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश होगा। तो आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। ठीक है राजेश जी, वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में अब सरकार का एक फैसला एक और सामने आ गया है। लॉकडाउन 3.0 3 में से शुरू होगा, 17 मई को समाप्त होगा। उसके बाद सरकार की कुछ नीतियां होगी, सरकार कैसे इन 17-14 दिनों में अपनी नीतियां बनाएंगी, कैसे जनता की चुनौती पर खरी उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब आवश्यकता है कि हम जो सावधानियां हैं वो बरतें और सरकार का सहयोग करें, एहतियात बरतें, ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम बहुत जल्द जीत सकें। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। APN न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।